अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने वाले हैं जो 5 साल की उम्र में ही मां बन गई। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? ये वाकया कहां पेश आया? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें। तो चलिए देखते हैं यह कहानी। मेरी नानी के गांव में एक शहर बानो नाम की औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम अनाया और छोटी बेटी का नाम आयाशा था। जब अनाया टाइफाइड के बुखार में इंतकाल हो गया था, उस वक्त छोटी बेटी आयशा 2 साल की थी। शहर बानो एक अनपढ़ औरत थी। अनाया के इंतकाल के बाद वो अपने मायके चली गई। आखिर शहर बानो के माँ बाप भी कितने दिन तक उसकी और उसकी बेटी के बोझ को उठाते। उन्होंने शहर बानो से बात की और कहा, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी जिंदगी है, हमारे बाद तुम किसके सहारे जियोंगी। इसलिए शहर बानो ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी बच्ची को लेकर अपने घर वापस आ गई। शहर बानो अपने घर की सभी जिम्मेदारियां संभालती थी, लेकिन कमाई भी कितने दिन तक चलती। आखिर शहर बानो ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। शहर बानो का दूसरा पति अकरम नेक दिल मगर सख्त तबीयत का मालिक था। शहर बानो की बेटियों को वो अपनी बेटी समझता था और उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की बैग की फैक्ट्री थी। शहर बानो भी अकरम का साथ देने के लिए घर में बैग सिलने लगी। शहर बानो और अकरम की शादी को 1 साल हो गया था। शहर बानो ने एक बेटे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था और उसका रुझान अपनी बेटियों की तरफ से हट गया था। वो कहने लगा, अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अगर उसका बेटा जरा भी रोता तो वो उसे डांट कर कहता, क्यों रो रहा है? इसलिए शहर बानो का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ ही रहता था। अनाया और आयशा जब भी अपनी अम्मी को पुकारते तो शहर बानो अनाया से कहती, बेटी, तुम बड़ी हो रही हो, तुम अपना ख्याल रखो और साथ ही आयशा को भी देख लिया करो। अनाया ने तकरीबन सारे काम खुद करना शुरू कर दिया था। अनाया आयशा को भी कपड़े पहनाती, उसकी छुट्टियां बनाती थी। अनाया की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी। पास के घरों में जो लड़कियां थीं, उनकी शादी हो गई थी। अनाया स्कूल नहीं जाती थी, बस घर के कामों में लगी रहती थी। वहां पर कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उसका गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। शहरबानों ने अकरम से बात की, बोर्ड के पेपर करीब हैं, अनाया की कोचिंग का क्या करना है? तो अकरम शहरबानों से कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा वकार बीए इंग्लिश करके आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोला है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन अनाया को उधर ही रहना पड़ेगा। शहर बानो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई। चलो ठीक है, 1 महीने की तो बात है। अकरम अनाया को अपने भाई के घर छोड़ आया और अपने भतीजे से बोला, मेरी बेटी अनाया है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसकी तैयारी करवा दो। जब तक पेपर नहीं हो जाते यह यहीं पर रहेगी। वकार ने कहा, चाचा जान, आप फिक्र न करें, इंशाअल्लाह अनाया पास हो जाएगी। अनाया वकार के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने घरों में चले जाते थे तो अनाया उदास हो जाती और रोज अपनी अम्मी से फोन पर बात करती। अम्मी से कहती, अम्मी, मेरा यहां दिल नहीं लगता, मुझे घर ले चलिए। उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ ही दिन की तो बात है और फिर तुम्हें तो अपने ही घर आना है। अनाया को वकार के घर में इतना फायदा तो था कि जब भी वो चाहती थी तो पढ़ाई के ताल्लुकात से कोई भी सवाल पूछ सकती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। अनाया को एग्जाम के लिए एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, तो वो वकार के कमरे में चली गई। भाई वकार, मुझे सवाल समझा दें। वकार बोला, अच्छा, ठीक है। अनाया वकार के पास जाकर बैठ गई। वकार अनाया से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब अनाया वकार के पास आकर बैठी तो वकार ने अनाया के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। अनाया उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन अनाया ने अपनी अम्मी को फोन किया और कहा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। शहरबानो बोली, अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन जब पढ़ाई हो रही थी, बच्चों के साथ होते हुए अनाया वकार के पास आई। वकार ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। अनाया एकदम से पीछे हट गई। उस रात फिर से अनाया ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी, अब्बू को बोलिए कि मुझे वापस ले चलें, यहां मेरा दिल नहीं लग रहा है। अनाया जब भी अपनी अम्मी से बात करती तो वह खुलकर बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि वकार उसके सामने खड़ा होता था। शहरबानो ने फिर अकरम से कहा, आप जाकर अनाया को वापस ले आइए, वो बहुत उदास हो गई है। अब इतने दिन भी हो गए हैं और वो एक बच्ची है। अकरम ने कहा,
चलो ठीक है, आज फैक्ट्री से वापस आकर मैं उसे ले आऊंगा। रात के वक्त अनाया के बारे में अकरम सोच रहा था कि अनाया को घर लेकर जाना है। फिर उसको इमरजेंसी में 1,000 बैग का ऑर्डर मिल गया। अकरम के जो मुलाजिम थे वो जा चुके थे और वहां अब बस 2 ही मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1,000 बैग के ऑर्डर को अकरम ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार किया। शहरबानों ने अकरम को बहुत फोन किया। फैक्ट्री में मशीन चलने की वजह से अकरम को पता नहीं चल सका। इधर वकार के घर वाले किसी शादी में चले गए थे और आज घर में वकार और अनाया अकेले थे। वकार अनाया के कमरे में आया और कहने लगा, क्या आज पढ़ाई नहीं करनी थी? अनाया ने अपनी आंखें नीचे रखीं। जब वकार अनाया के करीब आकर बैठा तो अनाया उठकर जाने लगी। इतने में वकार ने उसको बेड पर धक्का दे दिया और अनाया को अपनी हवस का निशाना बना लिया। अगले दिन अनाया के अब्बू उसे लेने आ गए और बोले, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा। अपनी अम्मी से रोज कहती हो कि मुझे बुला लो। वकार अकरम से इस बात पर बोलने लगा, हाँ चाचा जान, आप सच कहते हैं। इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से यहाँ आई है ये तब से ही बस यही रट लगाकर रखी है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अकरम ने कहा, बेटा वकार, मैं भी पागल था कि शौक पूरे करने चला आया। बोला, आज तक कोई सौतेली औलाद अपनी हुई है? कभी सौतेली औलाद ने भी किसी की इच्छा पूरी की है? और आज इस लड़की ने ही बता दिया कि मैं इसका सौतेला बाप हूं। ये कहकर अकरम अनाया को घर ले आया। जब अनाया घर आई तो अपनी अम्मी को गले लगाकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को वकार के बारे में सब कुछ बता दिया। अम्मी, वो पहले मुझसे 5 दिन छेड़ता रहा। एक दिन घर में कोई नहीं था, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। शहरबानों ने जब यह बात अपने पति को बताई तो अकरम ने अपने भतीजे को फोन किया और कहा, वकार, तुमने यह क्या हरकत की है? वकार बोला, चाचा जान, आजकल तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। मैंने तो आपके साथ अच्छाई की है और आपने मुझे यह सिला दिया। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहां से अपना मुंह काला करवा कर आई है और सारे इल्जाम मुझ पर लगा रही है। अकरम ने जब वकार की बातें सुनी तो उसने शहरबानों से कहा, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और न ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। तो फिर अकरम अपनी बेटी अनाया को कहने लगा, कुछ भी नहीं है, यह सब पढ़ाई का बहाना बना रही है और यह सब झूठ बोल रही है। अकरम ने अनाया के ऊपर एक थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना था तो मत जा, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो मत लगा। यह कहकर वो अपने कमरे में चला गया। अनाया अभी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो वकार ने किया था उसने सब अपनी अम्मी को बता दिया था। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 महीने गुजर गए और अनाया के जिस्म में काफी फर्क आ गया था। एक दिन अनाया की अम्मी ने अनाया की हालत खराब देखी तो उसे लेकर अस्पताल चली गई। वहां जाकर अनाया की अम्मी को उसके बारे में पता लगा कि अनाया मां बनने वाली है। अनाया की मां परेशान हो गई और गुमसुम रहने लगी। अनाया को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। शहरबानों को वकार पर गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि मैं वकार को नहीं छोड़ूंगी। शहरबानों ने डॉक्टर से कहा, हम बच्चा गिरवा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, नहीं, क्योंकि मां की उम्र बहुत कम है। अगर हम ऐसा करेंगे तो मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा रहेगा। शहरबानो बहुत डर गई और घर आकर बताया। अकरम ने गुस्से से कहा, मैं दोबारा अपने भाइयों और भतीजे से बात नहीं करूंगा। पहले जब मैंने फोन किया था तो उसने मेरी कम बेइज्जती नहीं की थी। अकरम ने कहा, अब यह लड़की हमारे घर नहीं रहेगी। शहरबानो और अनाया रोने लगे और कहने लगे, ऐसा ना करें अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, मुझे मेरी बच्ची से दूर ना करो। वो इस हालत में नहीं है कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, ऐसा ना करो। अकरम कहने लगा, शहरबानो, तुम चाहती हो कि अनाया जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तो बस मुझे ही भला बुरा कहेंगे ना, और कहेंगे कि मैं सौतेला बाप था, सौतेली बेटी ने अपनी औकात दिखा दी। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि अनाया घर छोड़कर चली जाए। इसमें अनाया की भलाई है। अकरम अनाया को अपनी खाला के यहाँ ले गया। अकरम की खाला कहने लगी, भला मैं क्यों इस बदनामी की ढेर को अपने घर रख लूं? जब यहां से मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी कि कौन है ये, और लोगों को क्या बताऊंगी? मेरी भी तो इज्जत है, और वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं। तुम तो फिर भी इसके बाप हो। जब तुम उसके बाप होकर उसे अपने घर में नहीं रख सकते हो, फिर मैं कैसे रखूं? अकरम, तुम यहां से चले जाओ।
अकरम अनाया को घर वापस ले आया और शहरबानो से बोला, इसका बच्चा गिरवा दो। शहरबानो रोने लगी और कहने लगी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चा गिरवाया जाएगा तो उससे अनाया की जान को खतरा रहेगा। शहरबानो ने सोच लिया था कि अगर अकरम कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। अगले दिन शहरबानो अनाया को लेकर वकार के घर चली। वकार अनाया को देखकर चौंक जाता है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। शहरबानो वकार के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इसी कमीने ने मेरी बेटी के साथ गलती की है। वकार के माँ बाप कहते हैं, बहन बेटी क्या लेंगी? कुछ नहीं, बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि आपका हाल पूछती चलूं। उसके बाद शहरबानो अनाया को लेकर चली गई। जब वे कुछ दूर चल रहे थे, शहरबानो ने वकार को फोन किया और कहने लगी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब वकार घर आता है तो शहरबानो बड़े प्यार से बात करती है। अनाया तुम्हारी अमानत है, इससे शादी कर लो। लेकिन वकार गुस्से में कहता है, किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही है? शहरबानो गुस्से से बोली, यह किसी और का इल्जाम नहीं, तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें यह कबूल करना ही होगा। गुनाह तुमने किया है, तुम मेरी बेटी को अपना लो, वरना मैं सबको बता दूंगी। वह सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन वकार को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। वकार फिर गुस्से में बोला, हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम किया है। बोलो, क्या करोगी? मैं तो लड़का हूं, मेरी तो कल भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी और तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी कोई नहीं करेगा। जा बता दो सबको कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम किया है। यह कहकर वकार पीछे मुड़ता है। शहरबानो को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और पीछे से वकार की गर्दन पर छुरी मार देती है। वकार की वहीं पर मौत हो जाती है।